सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने ग्रुप में लिखा था कि आपने जो मीटर वाला कनेक्शन बताया था, तो जैसे मैंने वो कनेक्शन करके भेजा था, तो उसमें मैंने क्या किया था कि आपने जरा चेक किया, मैंने भेजा था अगर आपको मिले तो मैंने मैंने उसमें इतना सारा मैं उसको टैग करता हूँ। तो स्क्रीनशॉट करता हूँ तो मिल जाएगा। सर जरा इसको जूम कर, हाँ सर। जैसे ये मीटर बॉक्स वाला था, तो मैंने इसको मीटर बॉक्स को डायरेक्ट सीरीज में लेके ये कंप्लीट किया। पर जो नेक्स्ट फोटो थी ना सर, एक मिनट चेक करेंगे ये वाला, देखिए आप कनेक्शन देख लीजिए, प्रॉपर है ना। सर जो सेम दूसरा एक फोटो है सर, आप वो देखेंगे, मैंने भेजा है। उसी में मैंने टैग किया है अभी अभी अभी। या ये दिस वन सर, इसमें मैंने क्या किया कि जिस हिसाब से आपने बोला था कि ग्राउंड जो होता है दैट वर्क्स जीरो पोटेंशियल के लिए, हाँ, ठीक है। हाँ, तो अभी मैंने लाइव वायर लिया, मीटर पे दिया, न्यूट्रल दिया, मीटर पे दिया। पर मीटर से सिर्फ मैंने लाइव वायर लिया और लाइव की लोकेशन पे डाला। और जो मैं मेरा एसी है इक्विपमेंट, तो एसी के लिए अगर मैं ग्राउंड करता हूँ कि एसी का इंटरनल कुछ लीकेज करंट होएगा, उसके लिए जो ग्राउंड किया, न्यूट्रल को भी मैंने उसके साथ कनेक्ट करके शॉर्ट करके दोनों को ग्राउंड कर दिया। तो इस केस में भी ये चल रहा है ना, मतलब ये चलेगा ना प्रॉपरली? पहला तो तुमने जो ग्राउंड किया है बॉडी का, उसी में हाँ। न्यूट्रल लगाया है। हम्म। तो पहला तो तुमने बॉडी में ही करंट दे दिया, नंबर 1, है ना। बॉडी में करंट? हाँ, क्योंकि ग्राउंड कहाँ से लेते हैं हम? बॉडी से लेते हैं किसी भी इक्विपमेंट का। बॉडी से ग्राउंड करते हैं ना, मतलब बॉडी से जो करंट हाँ, आ रहा है उसको हम लोग। किसी भी इक्विपमेंट का जब हम ग्राउंड करते हैं तो वो ग्राउंड किसके साथ होता है? सेफ्टी होता है आपके बॉडी के साथ। कोई भी मोटर है, कोई भी इक्विपमेंट है, तो उसका जो बॉडी है, बॉडी से लेके आप अर्थिंग कर देते हो, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये तो हो गया पहला फंडा। आपने यहाँ पे हाँ। न्यूट्रल को और बॉडी को शॉर्ट कर दिया, मतलब आपको पूरे बॉडी में करंट आएगा। ओके। ये हो गया एक। अब दूसरा बताओ और क्या है। तो सर डायरेक्ट न्यूट्रल को ग्राउंड कर दूं और बॉडी को हाँ, मतलब पकड़ लो, वो चले इसमें बॉडी नहीं लगाया आपने, डायरेक्ट न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड के साथ, तो? ठीक है, हाँ तो चलेगा। चलेगा। हाँ, पर बस जस्ट मीटर रन नहीं करेगा। मीटर रन नहीं करेगा। पर मेरा एसी चलेगा। हाँ, ऐसे ही चलेगा, मीटर रन नहीं करेगा। ओके। मीटर क्यों रन नहीं करेगा? क्योंकि मीटर का लूप ही कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, मीटर में क्या होता है? कौन सा मीटर है ये? नॉर्मल जो घर के बाहर जैसे मीटर क्या आते हैं मीटर वैसे। कहते हैं उसको? वाट मीटर? हाँ, और वाट ये मीटर। ये ये क्या पावर बताता है। पावर बताता है? पावर कंजप्शन, हाँ। ये क्या मीटर होता है घर के बाहर जो होता है? एनीबॉडी? पावर मीटर होता है क्या? क्या बताता है ये? पावर कितना कंज्यूम किया हो, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर पावर होता है क्या? किलोवाट आवर क्या होता है? पावर होता है क्या? कितना बोल ही एनर्जी कंज्यूम किया हो। यस, तो बोल ही रहे हो किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर क्या हो गया? एनर्जी हो गया ना, ठीक है। तो ये वाट सर एनर्जी मीटर। ये वाट मीटर नहीं है। ये सर क्या लगा एनर्जी है? एनर्जी मीटर है, किलोवाट आवर मीटर है,
ठीक है, जो पहले क्रीपिंग वाला रहता था। तो ये एनर्जी मीटर है। अच्छा, एनर्जी मीटर कैसे काम करता है बताओ, क्यों काम नहीं करेगा ये? एनर्जी मीटर कैसे काम करता है? अगर इसको, इसके न्यूट्रल को अगर मैं फिर से ग्राउंड कर दूं तो काम करेगा क्या? नहीं कर। एनर्जी मीटर में कैसे काम करता है पता है किसी को? हाँ क्रीपिंग रहता है ना, क्रीपिंग क्या रहता है? क्रीपिंग एक ऊपर घूमती रहती है प्लेट। हाँ, तो कुछ सीटी जैसा होता है, कुछ तो सीटी है, कुछ ऐसा। हमारे इलेक्ट्रिकल वाले चिल्लाते रहते हैं कि तो सीटी है ऐसा कुछ तो भी। सीटीपीटी सर। अरे यार कितना, चलो ठीक है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो मीटर, हम लोग इलेक्ट्रिकल में जो मीटर्स लगाते हैं, एक तो लगाते हो ए मीटर लगाते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर लगाते हो, एक होता है पावर मीटर लगाते हो, वाट मीटर, है ना, एक होता है एनर्जी मीटर। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं घर के बाहर जो है वो है आपका एनर्जी मीटर, जो आपको एनर्जी दिखाएगा। अब एनर्जी है क्या चीज? एनर्जी है, आपने जैसे बोला कि अभी वो पावर इज एनर्जी, लाइक पावर 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 का होता है जूल पर सेकेंड। पावर इज जूल पर सेकेंड। पावर इज एनर्जी पर टाइम। और एनर्जी होता है power is not energy per time, but energy is power into time. पावर इज एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो देन मतलब ऑब्वियसली ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर टाइम। Power is, और एनर्जी इज जूल पर कूलम, सॉरी जूल पर, हाँ जूल पर कूलम, यस राइट, एनर्जी इज जूल पर कूलम। स्क्रीन आ गया आपके सामने? यस सर। थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हो गया अपना पावर। अच्छा चलो इसको एक सीक्वेंस में शुरू करते हैं तो याद रखने में आसानी होगी, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। सीक्वेंस कहाँ से शुरू करेंगे पता है? इसको मैकेनिकल टाइप से समझते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, आसान होगा। मैकेनिकल टाइप से कैसे? देखो अपना जो भी मेजरमेंट है, या फिर जब हमने इंसानों ने सोचना शुरू किया तो फिजिकल जो चीज हमको मेजर करना आया सबसे पहले, वो तो डेफिनेटली डिस्टेंस ही था, है ना। तो हमने क्या मेजर किया? डिस्टेंस मेजर करना सीखा, डिस्टेंस मीटर में मेजर करना सीख लिया हमने। और जब हमने इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि इतना डिस्टेंस हम कितने टाइम पे कवर करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको नजर आया और उसी को हमने बोल दिया वेलोसिटी, या फिर हमने बोला स्पीड। ठीक है, समझना, एक सीक्वेंशियली जाऊंगा। और स्पीड, कितना स्पीड, अब देखा कि भाई स्पीड भी तो चेंज होता रहता है कि यहाँ से यहाँ तक गए कुछ स्पीड में, फिर हमें बढ़ा दिया स्पीड। तो वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो रहा है अपना, उसको हमने कह दिया भाई ये अपना हो गया एक्सेलरेशन, है ना। अब जब हमको एक्सेलरेशन मिल गया, हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टाइम के अगेंस्ट में, और हमको वेलोसिटी का आइडिया हो गया और स्पीड का आइडिया हो गया और एक्सेलरेशन का आइडिया हो गया, फिर हमने देखा कि ये जो चीज मूव करती है तो वो सिर्फ उसकी मोशन नहीं है, उसके साथ उसका मास इन्वॉल्व है। कोई छोटा चीज जा रहा है वो कुछ एक इफेक्ट डाल रहा है, कोई बड़ा सा चीज जा रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरा होता है। कहीं पे धक्का लगा तो हमने देखा कि यार कितना डैमेज कर सकता है, या फिर क्या रिएक्शन एक्शन होता है। तो उसके हिसाब से हमने बताया कि यहाँ पे सिर्फ आपका वेलोसिटी नहीं है, मोमेंटम जा रहा है। तो उसी के ऊपर बेस करके हमने जो डिफाइन किया न्यूटन सेकंड लॉ, हमको पता चला कि फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये सबको पता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, हाँ सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको मिल गया। और हमको न्यूटन लॉ से ये भी पता चला कि यार किसी भी चेंज का, अगर किसी भी चीज का अगर जो उसका कंडीशन है उसमें अगर चेंज आना है
तो चेंज तभी आ सकता है जब वो पर्टिकुलर सिस्टम से बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो, है ना। तो अभी देखो ये सारी चीजों को जब हम समझते हैं ना, तो हम छोटे में देखते हैं, चलो ये मेरा गाड़ी है, इसको अगर मैं बाहर से धक्का दे रहा हूँ तो फिर वो मूव कर रहा है। अगर उसको मैं बाहर से धक्का ना दूं तो वो मूव नहीं करेगा, उसको अंदर बैठ के उसको ठेलने से मूव नहीं होगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल रिमेन ऑन द सेम स्टेट, इनर्शिया में रहेगा। अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो फिर रुका हुआ रहेगा। ये सारी बातें हम जानते हैं। चलिए ठीक है, हम इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। फोर्स तो फिर हमने बताया यार, स्पीड जो है वो मीटर हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या है यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो फोर्स क्या हो गया, मास आ गया, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसी को हमने न्यूटन बोल दिया। अब हमने बोला यार मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फिर वो चीज मूव कर रहा है, तो जब मूव कर रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज एफ इंटू डी, तो उसी को हम बोल रहे हैं वर्क डन, कि कितना फोर्स लगाया तो कितना दूर तक गया चीज, हो गया वर्क डन। तो वर्क डन जब मिल गया मुझको, तो वर्क डन क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और इसी को हम बोल दे रहे हैं जूल। सो न्यूटन मीटर मिल गया भाई, हमने धक्का लगाया वो इतना दूर तक गया, तो हमको मिल गया वर्क डन। और हम बोल रहे हैं कि वर्क डन तो हुआ कि इतना दूर तक गया, अब वो 1 सेकंड में कितना गया, या फिर 1 सेकंड में कितना काम किया इसने। सो वर्क डन पर टाइम, और वर्क डन पर टाइम मतलब क्या हो गया, अपना पावर हो गया, कि कितना पावर है, कि मैं धक्का मार रहा हूँ तो कितना दूर जा रहा है, और एक अपना खली आके धक्का मार रहा है तो कितना जा रहा है। तो वर्क डन पर टाइम, किसका पावर ज्यादा है ना। सो पावर का यूनिट हो गया क्या, फिर जूल पर सेकेंड, और हम इसी को वाट बोलते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि अगर कोई एक इंजन है, कोई एक मशीन है, या फिर कोई इंसान है, कि उसका पावर तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता है, थक जाता है बंदा, तो उसका एनर्जी, तो पावर इनटू टाइम, कि इतने पावर से वो कितना देर तक काम कर पाता है, तो उसी को हम उसका एनर्जी बोल रहे हैं, कि उसमें एनर्जी कितना है। पावर तो समझिए व्हाट, सो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या होगा एनर्जी का, ऐसा यूनिट एनर्जी का, ऐसा यूनिट जूल 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 ही रहेगा। जो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा यूनिट अगर हम एनर्जी का बोलते हैं तो वाट सेकंड, वाट सेकंड होता है ऐसा यूनिट, और हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वाट आवर या फिर किलो वाट आवर में, है ना। सो और हमने ये देखा कि एनर्जी का यूनिट और आपका वर्क डन का यूनिट बराबर है। सो ये तो हो गया पावर और एनर्जी का जो नॉर्मल डेफिनेशन बोल सकते हो, यूनिट बोल सकते हो। अब आते हैं हम अपने इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम मैकेनिकली समझ लिए कि भाई कोई भी चीज है, वो अगर वेलोसिटी पकड़ रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन, मास उसका जितना है उसी से उसका एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना फोर्स लगा होगा उसके ऊपर वो निकल जाता है। वर्क डन, जितना फोर्स के वजह से जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को हम वर्क डन बोल रहे हैं। पावर, जितना वर्क डन हुआ पर सेकेंड, कितना वो काम कर रहा है उसी को हम लोग उसका पावर बोल रहे हैं। और पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम उसको एनर्जी बोल रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि पकड़ लो हम, हमारा एक जनरेटर है, ठीक है, और जो जनरेटर है वो अपना पकड़ लेते हैं कि 10 मेगावाट का जनरेटर, कितना का है, 10 मेगावाट का जनरेटर है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये 10 मेगावाट का जनरेटर अगर 1 घंटा चलेगा, पकड़ लो मैंने रात के 12 बजे इसको ऑन किया जनरेटर को, तो 1 बजे मेरा टोटल जनरेशन कितना होगा, रात के 12 बजे मैंने जनरेटर ऑन किया,
1 बजे मेरा जनरेशन कितना होगा, टोटल जनरेशन। हाँ। 0.416 watt something megawatt 0.41 पॉइंट, yeah 0.41 something. कैसे किया? ऑब्वियसली सर 10 मेगावाट हमारा पावर प्लांट है 6 मेगावाट का, तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि 6 मेगावाट इन 24 आवर्स, तो मैंने 24 से उसको डिवाइड कर दिया, एक आवर में कितना आएगा वैसा। और कोई बताएगा मेरे को कि 10 मेगावाट का जनरेटर है, 12 बजे रात के मैंने उसको चालू किया, 1 बजे मेरा जनरेशन कितना हुआ? किसी को नहीं आता है क्या यार? आते वेट हाँ, कितना होगा शुभम? 600 वेट। 600? भाई 1 घंटा चला रहे हो, 10 मेगावाट है आपका जनरेटर। अच्छा 10, अगर मैं बोलता हूँ, चलो ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जनरेटर जो है वो उसने जनरेट किया 10 मेगावाट आवर, ठीक है, 10 मेगावाट आवर जनरेट किया है, तो 1 घंटे में, इन 1 आवर, टोटल जनरेशन कितना होगा? 10 मेगावाट कितना होगा? 10 मेगावाट होगा सर। 10 मेगावाट टोटल। पहला तो ये समझो कि जब मैंने ये सवाल पूछा कि 10 मेगावाट आवर जनरेट किया है, ये 10 मेगावाट आवर कितने टाइम पे जनरेट हुआ वो तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, है ना। 10 मेगावाट आवर जो जनरेट किया वो कितने टाइम पे जनरेट हुआ वो मैंने मेंशन ही नहीं किया। सो दिस वाज ए कंप्लीटली इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। दिस वाज ए कंप्लीटली इनकम्प्लीट स्टेटमेंट कि अगर कोई आपको बोलता है कि जो जनरेटर है या फिर एक मशीन है and it consumes 10 megawatt hour or 100 megawatt hour, once he is using the term megawatt hour or watt second or watt hour, kilowatt hour, then the time must be specified. अगर उसने टाइम मेंशन नहीं किया इसका मतलब वो स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है। कैसे? ये 10 मेगावाट आवर हो सकता है 1 घंटे में जनरेट किया हो या फिर 1 घंटे में कंज्यूम किया हो। देखो दोनों टर्म एक ही है, जनरेट किया है या फिर कंजम्पशन है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दोनों सब, अगर मोटर होता है तो फिर कंज्यूम करेगा, लोड है तो फिर कंज्यूम करेगा, जनरेटर है तो जनरेट करेगा, लेकिन टर्म एक ही रहेगा। सो 10 मेगावाट आवर अगर मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन है या फिर जनरेशन है और 1 घंटे में किया है तो मेरा मशीन का पावर कितना होगा? मेरा मशीन का पावर होगा 10 मेगावाट, चाहे वो जनरेटर है या फिर मोटर है। अगर 10 मेगावाट का एक पावर का एक मशीन 1 घंटा चलता है तब जाके कितना एनर्जी जनरेट होता है? 10 मेगावाट आवर। दिस इज द एनर्जी। अब यही 10 मेगावाट आवर हो सकता है कि उसने 10 घंटे पे जनरेट किया हो, मशीन ने 10 घंटे में जनरेट किया या फिर 10 घंटे में कंजम्पशन हुआ, तो इसका पावर कितना बना? Then your power will be 1 megawatt. So power is 1 megawatt. So energy is equal to your power into time. 1 megawatt का पावर का अगर एक मशीन है वो अगर 1 घंटा चलता है
तब जाके 1 मेगावाट आवर एनर्जी कंजम्पशन होता है। ठीक है, सो वाट, यहां से क्या समझना है हमको, वाट और किलोवाट और मेगावाट और जूल, ये क्या है, दिस इज आवर पावर। जोल नहीं, जोल पर सेकेंड, सॉरी सॉरी, जूल पर सेकेंड, यस, जोल पर सेकेंड, सेकेंड। दिस इज द पावर। और वाट आवर और किलोवाट आवर और मेगावाट आवर, दिस इज एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी है कि पावर इनटू टाइम, मतलब उतने पावर से, उतना ही पावर से वो मशीन कितना देर तक चला, पावर इनटू टाइम। ठीक है, वक्त के साथ एवर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो भी होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो उतने टाइम के लिए। ठीक है, तो सर आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था कि भाई 10 मेगावाट का पावर है, हाँ, एक बजे तक कितना जनरेशन हो जाएगा, 24, अगर 24 आवर्स में करता है तो वो 0.4 जनरेट करेगा, अभी भी 10 मेगावाट आवर होगा। अभी भी 10 मेगावाट आवर होगा। यस यार, 10 मेगावाट जब मैं मशीन, एक मशीन है, मैं बोल रहा हूँ एक मशीन है और 10 मेगावाट का एक मशीन है, तो 10 मेगावाट का मशीन है मतलब उसका पावर 10 मेगावाट है ना, उसका पावर 10 मेगावाट है, मतलब इंस्टेंटेनियसली वो 10 मेगावाट का पावर सप्लाई कर सकता है, इंस्टेंटेनियस, हर एक सेकंड पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वो 10 मेगावाट देगा, हर इंस्टेंस पे वो 10 मेगावाट दे रहा है, ईच एंड एवरी इंस्टेंस, हर सेकंड पे 10 मेगावाट 10 मेगावाट 10 मेगावाट 10 मेगावाट 10 मेगावाट का ही पावर दे रहा है। आपका घर का जो लाइट लगा हुआ है या फिर फैन है, पकड़ लो आपका फैन जो है वो 100 वाट का फैन है, ठीक है, तो वो हर एक इंस्टेंट पे 100 वाट मांगेगा ना आपसे, ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे उसको 100 वाट चाहिए, तभी वो घूम रहा है फुल स्पीड पे। और जब वो 1 घंटा चलेगा तब जाके आप बोलोगे कि 100 वाट आवर इसका कंजम्पशन हो गया, इतना एनर्जी वो खा गया। इंस्टेंटेनियस पावर इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, सो मेगावाट 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 जुड़ के क्या हो गया, मेगावाट आवर, ये इतना एनर्जी कंजम्पशन हो गया। क्लियर? तो मैं क्या बोला, फिर से रिपीट, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत बार गलती कर जाते हैं। कहाँ पे? क्योंकि दोनों का नाम बराबर है, यूनिट का जो नाम है वो एक ही जैसा है, मेगावाट एंड मेगावाट आवर, किलोवाट एंड किलोवाट आवर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये इसलिए कि पावर इनटू टाइम इज योर एनर्जी। तो एनर्जी अगर पावर मेगावाट है तो मल्टीप्लाइड बाई द टोटल टाइम, आपको मिल जाएगा उतना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन काफी सारे आने वाले हैं और आएंगे, मुझको पता है। सर अब देखो, फिर ये हाँ, मेगावाट आवर को हम लोग यूनिट में, जैसे एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो ये मेगावाट आवर को जूल में करेंगे तो कैसे लिखेंगे मतलब? अरे नहीं यार, तुम अभी जूल पे क्यों कन्वर्ट करेगा मैकेनिकली, तुम मेगावाट आवर है इसको किलोवाट आवर कर दो, यूनिट मिल गया तेरे को। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 मेगा, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 kilowatt per hour. Yes, sir. 1 unit of electricity is equal to 1 kilowatt hour और 1000 watt hour। ठीक है, 1 kilowatt hour और is equal to your 1000 watt hour। 1000 watt hour होगा तो इसको हम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिसका आप बिल पे करते हो 5 रुपया 7 रुपया। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री, तो 200 यूनिट मतलब कितना हो गया, 200 किलोवाट आवर, समझ रहे हो? 200 किलोवाट आवर, 200 यूनिट, ओके, इतना यूनिट फ्री। सो जो कोई भी मशीन है,
वो मशीन मैंने चालू किया एक रात के 12 बजे, 1 बजे तक मुझको कितना मिल गया भाई? 10 मेगावाट आवर मिला। अब वही मशीन मैंने क्या किया और 2 घंटे चलाया फुल लोड पे, तो 2 बजे तक ठीक है, 3 बजे ठीक है, लेकिन 3 बजे के बाद कुछ गड़बड़ हुई और 50% लोड मैंने काट दिया। क्या किया? 50% लोड काट दिया। अब उसी तरीके से वो चला 4 बजे और 4:30 बजे तक चलने के बाद मैंने देखा यार नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मशीन को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब बताओ टोटल कंजम्पशन कितना, टोटल जनरेशन कितना हुआ? टोटल जनरेशन कितना हुआ? और 7:30 बजे 4:30 बजे मैंने इसको बंद कर दिया। 45 मेगावाट में 45 मेगा 45 तो 1 बजे तक कितना हो गया? 10 मेगावाट आवर। 2 बजे कितना होगा? 20 मेगावाट आवर, 30 मेगावाट आवर, है ना? अब यहाँ पे कितना है? अच्छा ये बताओ कि 3 बजे से 4 बजे, ओनली 3 बजे से 4 बजे कितना जनरेशन हुआ मेरा? सिर्फ 35.25 अरे 35.25 रुक ना बाबू, मैं क्या पूछ रहा हूँ? 3 बजे से 4 बजे के बीच में इस 1 घंटे में कितना जनरेशन हुआ? 5 मेगावाट आवर, 5 क्योंकि लोड मेगावाट, आता है। हाँ 5 मेगावाट आवर हो गया। तो 4 बजे के एंड में मुझको कितना मिला? 35 मेगावाट आवर मिला। और टोटल कितना हो गया फिर 4:30 बजे तक? 4:30 बजे कितना? 37.5 मेगावाट पर आवर, क्योंकि सिर्फ उसको आधे घंटे के लिए रन किया आपने। तो 2.5 मिलेगा। इतना एनर्जी उसने बना लिया। एग्जैक्टली इसका पावर हमने आधा कर दिया, 5 मेगावाट कर दिया, और चलाया भी आधा घंटा, तो 2.5 मेगावाट आवर जनरेट होगा, है ना? तो टोटल 4:30 बजे तक मेरा 37.5 मेगावाट आवर का ही जनरेशन हुआ। अब क्लियर हुआ? यस। इसको लेके अकेले बैठो, सोचो, तब जाके क्लियर होगा, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा, बहुत बार करेगा। कर दीजिए ना, फर्स्ट एक बार रिपीट कर दीजिए, जस्ट एक बार रिपीट। मैं पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूँ। अरे ये कहाँ चला गया? सर ये अपना पुराना कुछ और खुल गया। हाँ कुछ और खुल गया, कहीं और चला गया। चलो तो एक बार फिर से मैं देखता हूँ। सर ब्लैक से लिखो ना प्लीज। एक बार फिर से करते हैं। एक मशीन है और मशीन का जो पावर है 10 मेगावाट। अगर 10 मेगावाट का पावर है तो 1 घंटा अगर चलेगा मशीन, तो उसका जनरेशन कितना होगा? उसका जनरेशन होगा 10 मेगावाट आवर। अब वो 2 घंटा चले, 5 घंटा चले, 7 घंटा चले, 10 मेगावाट करके अगर चल रहा है, फुल लोड पे चल रहा है, इसको कहते हैं फुल लोड। फुल लोड मतलब क्या हो गया कि उसका फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी मतलब क्या हो गया? उसका फुल पावर। फुल पावर कितना है? 10 मेगावाट। अब फुल पावर में या फिर फुल लोड पे अगर मशीन चल रहा है तो जितना टाइम चलेगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा उसका एनर्जी। अब वो 3 घंटा तक चला तो 30 मेगावाट आवर इसका हो गया एनर्जी। अब 3 बजे इसका पावर कितना था? मशीन का पावर कितना है? 10 मेगावाट होगा। 10 मेगावाट ही है, पावर तो चेंज नहीं हो रहा है, मशीन का पावर 10 मेगावाट ही है ना?
अब क्या किया है, 3:30 बजे 3 बजे से 4 बजे हमने क्या किया, इसको 50% लोड पे डाल दिया। तो 3 से 4 के बीच में 50% मतलब क्या है, 10 मेगावाट का मशीन है, आधा कर दिया लोड, तो 5 मेगावाट करके चलेगा। 1 घंटा चला तो भाई 5 मेगावाट आवर ही बनाएगा। तो 4 बजे तक कितना हो जाएगा, 35 मेगावाट आवर। उसके बाद मैंने बोला कि और आधा घंटा चलाया और बंद कर दिया, तो 4:30 बजे मैंने बंद कर दिया, तो और कितना बना, 2.5 मेगावाट आवर। तो एट द एंड ऑफ 430 आवर्स हमको मिला 37.5 मेगावाट आवर का जनरेशन, है ना। अब मेरे को बताओ 4 बजे उस मशीन का पावर कितना था, मशीन का पावर पावर उतना ही, कितना, उतना मतलब 10 कितना, मेगावाट। 10 मेगावाट। 5 मेगावाट। नहीं पावर नहीं नहीं नहीं, पावर पावर इज चेंज 5 नहीं हो रहा है, मेगावाट। नहीं पावर 5 पावर मेगावाट। पावर चेंज नहीं होगा। रेटेड पावर मशीन का पावर चेंज नहीं होता है, मशीन का पावर 10 मेगावाट ही है, मशीन का लोड चेंज हो गया, लोड चेंज। समझ आप रहे लोड हो। पे लगाओ, फुल लोड पे लगाओ उतने। हाँ, मशीन का लोड चेंज हो गया कि लोड हमने चेंज, उसमें जो लोड दे रहे हो लोड को आपने कम कर दिया। मशीन का पावर आप थोड़ा ही ना चेंज कर रहे हो, मशीन का पावर 10 मेगावाट है, इसको हाफ लोड पे चला रहे हो, ठीक है। तो 10% लोड कम कर दिया, 20%, इस तरीके का न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि मशीन का 50% लोड पे चल रहा है तो क्या होगा, 25% लोड पे आ गया तो क्या होगा। सो यहाँ पे हमको ये समझना है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है वो है भाई पावर और एनर्जी का अंतर। अब पकड़ लो, मैंने बताया कि ए मशीन इज generating 100 kilowatt hour. What is its power? पावर को निकालो, पावर कितना होगा, जनरेशन इसका अगर होता है 100 किलोवाट आवर, तो इस मशीन का पावर कितना है भाई। सर कितने टाइम तक के लिए चली वो तो बताओ। हाँ, तो सवाल वो हो जाना इन सब चाहिए पे तुरंत कि भाई ये 100 किलोवाट आवर जनरेट तो किया, लेकिन कितने टाइम के लिए किया, कितने टाइम पे किया। अगर हमको टाइम नहीं पता होगा तो हम कैसे पावर बता देंगे इसका। हो सकता है 1 घंटे में जनरेट कर लिया हो 100 किलोवाट आवर, इसका मतलब वो 100 किलोवाट का मोटर है या फिर जनरेटर है। हो सकता है उसने 100 आवर लगा दिया हो, तो इसका मतलब 1 किलोवाट का जनरेटर है या फिर 1 किलोवाट का मोटर है। अब क्लियर हो गए ना पावर और एनर्जी। यस यस यस, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। कभी भी आएगा, प्रैक्टिस नहीं आना रिक्वायर्ड, चाहिए। हाँ प्रैक्टिस जस्ट रिक्वायर्ड होगी। हाँ, समझना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी भी अगर बहुत जल्दबाजी में कुछ कोई बोलता है तो कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है, होता सर है, वो पजल होता है, अरे ये तो ऐसा था कहीं ना कहीं पे। तो वर्क पावर एंड एनर्जी ये एक ऐसा चैप्टर है ना, आप जितना बार पढ़ोगे जितना पढ़ोगे उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, ठीक है। सर हाँ, इसी से आपने एक हमारे सेकंड लेक्चर था तब आपने हमें लॉस का कॉन्सेप्ट समझाया था, हम्म लॉस। हम्म तो आपने हमें ये बोला था कि मतलब वो एनर्जी वाला कुछ चल रहा था, तो उसने बोला, आपने उसने ऐसा बोला था एक कंडक्टर है, कंडक्टर में हम लोग कुछ वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ करंट पास हो रहा है। अब मेरे को ये पता करना है कि वो हीट कितना लॉस करता है, हम्म ठीक है। हीट लॉस यानी कि एनर्जी लॉस, हम्म ओके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने हमें ये बोला था पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ओके, या फिर वी स्क्वायर वाला वो 3 फॉर्मूला एक ही दिए थे बात है ना, P हाँ इक्वल V इंटू आई है। ये हाँ हाँ, तो आई स्क्वायर आर हो रहा है या फिर D स्क्वायर बाई आर हो रहा है। हाँ, हाँ, तो ये आपने पावर बोला हमको, ठीक है। हम्म। तो अभी फिर उस टाइम पे जब अगर मैं एनर्जी बोलूंगा तो वो टी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है मुझे खाली। तो कितना हीट, जितना हीट रिलीज हुआ वो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया। हाँ, तो
अभी कहा उस जगह पे पावर तो कांस्टेंट ही है, पावर तो कांस्टेंट ही है। और सर क्या इस कॉन्सेप्ट में मैं ये गिन सकता हूं कि अगर सपोज करो कि मेरा पावर उस जगह पे कुछ 1 मेगावाट होएगा, अगर पावर जा रहा है 1 मेगावाट है, तो पावर सप्लाइड और एनर्जी यूज्ड या एनर्जी लॉस्ट उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दैट विल बी लाइक, अगर वो कंडक्टर या वो लोड मेरा 1 मेगावाट आवर ले रहा है, हाँ, तो उसमें जो लॉस हो रहा होगा, हो सकता है वो 0.9 मेगावाट पर आवर हो रहा हो और 0.1 मेगावाट पर आवर वापस आ गया। तो वो कहना चाहते थे, जैसे हीट के हिसाब से आपने कहा पावर डजंट मैटर, कि पावर तो वही का वही रहेगा उस केस में, राइट? आपका 100% कन्वर्शन तो कभी भी नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है ना? हाँ हाँ, क्योंकि फिर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, बट 100% कन्वर्शन कहीं पे नहीं होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस रहता ही है। हाँ, तो जो इस केस में सर लॉस मतलब क्या, एनर्जी कन्वर्ट हुई, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैंने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अगर मेरा कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करो ना सर, अगर 10 लिया, 10 एनर्जी है, 10 तो इसीलिए ना यहाँ पे आता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। बाई जे मतलब क्या सर, डिवाइडेड बाई जे या फिर यूनिट रखना? डिवाइड बाई जे। जे इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सर ये जे से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये हीट एनर्जी मिल जाएगा यूनिट के लिए। चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, अभी फिर से भटक रहे हैं हम। यहाँ पे थे, एनर्जी पे थे, उससे तुम जितना कुछ बोला अभी तक सही है, ठीक है? पावर भी समझ गए, एनर्जी समझ गए, वो हो गया, ठीक है? ये अभी तक मैंने दिया नहीं, इसमें हम बाद में आएंगे, जे का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं वो एनर्जी लॉस्ट, और मेरे को खाली इतना पता है कि अगर कोई एनर्जी लॉस होती है तो वो एनर्जी को हम आई स्क्वायर, कोई पावर लॉस होता है तो आई स्क्वायर आर से पता कर सकते हैं, या वही एनर्जी लॉस होगी तो आई स्क्वायर आर टी से पता कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं पता। देखो सबको बता दूं, जितना मैं बोल रहा हूँ हाँ, उतने पे लिमिटेड नहीं है, उसके बाहर भी अभी भी बहुत कुछ है ना? कि मैं जितना बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि यही पे खत्म हो रहा है, ये शुरुआत है। उससे बाहर जब आप और ज्यादा जाओगे, इसके और डेप्थ में जाओगे, तो आपको और बहुत सारे इफेक्ट्स नजर आएंगे, इसी के चारों तरफ बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एमटेक का पूरा सिलेबस नहीं करा पाऊंगा, है ना? सो अगर आप उस लेवल पे रिसर्च करने जाओगे और बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे। जितना हमको जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि यही सोच रहे, इसी को और स्टडी करते रहो, ठीक है? तो हम अपने जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। अभी देखो हम लोग किस चीज को लेके शुरू किए थे? हमने शुरू किया था एनर्जी मीटर को लेके, ठीक है? तो ये एनर्जी मीटर और पावर मीटर दो हो गए। अब समझ में आया कि भाई पावर मीटर जो है, पावर मीटर क्या देगा मुझको? वाट या फिर किलोवाट में मेजरमेंट देगा, ठीक है? और एनर्जी मीटर जो अपने घर के बाहर लगा हुआ है ना, वो क्या है? एनर्जी मीटर है, और वो किलोवाट आवर के हिसाब से मेरा रीडिंग देता है, एनर्जी का देगा। तो क्यों? इसी से हमको पता चलता है। यहाँ पे जब हम हमारा पकड़ लो, आज का रीडिंग मैंने लिया कि 609, पुराना रीडिंग था मेरा 509, और मैं बोल रहा हूँ कि यार 100 यूनिट कंजम्पशन हो गया इस महीना, है ना? एक महीने में कितना कंजम्पशन हो गया? 100 यूनिट हो गया। 100 यूनिट मतलब क्या है? 100 किलोवाट आवर का कंजम्पशन हो गया। अब इसको कैसे निकालोगे? अभी आप अपना घर का जितना सारा लोड है ना, उसको कैलकुलेट कर लो कि भाई बल्ब कितने लगे हुए, इतना वाट का बल्ब है, इतना वाट का फैन है, इतना वाट का फ्रिज है, इतना वाट का एसी है, और फिर उसी को आप समझ लो कि आप एक एक इक्विपमेंट को कितना घंटा तक चलाते हो दिन में, उसी से के हिसाब से इतना वाट होगा, या फिर इतना वाट आवर आपका होना चाहिए। आप अभी निकाल सकते हो उसी को सोच के, है ना? अब ये जो वाट आवर मीटर है या फिर वाट मीटर है, ये बहुत सारे टाइप के आते हैं, इंडक्शन टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो कॉइल होते हैं,
एक को हम बोलते हैं कि करंट कॉइल। ये काम कैसे करता है वो दिखा देता हूँ। तो प्रदीप का जो कंफ्यूजन था ना कि भाई इसको न्यूट्रल से लगाने से मीटर क्यों नहीं चल रहा है, वो समझ में आएगा। एक होता है करंट कॉइल और एक होता है आपका प्रेशर कॉइल या फिर वोल्टेज कॉइल। प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं और वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं इसको। तो दो कॉइल रहता है और काम कैसे करता है, ये पकड़ लो एक लिंक पे, और इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जो एनालॉग टाइप का मीटर है उसमें एक डिस्क लगा होता है। किसी ने थोड़ा देर पहले बोला था क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग, हाँ क्रिम्पिंग इफेक्ट जो है, क्रिम्पिंग इफेक्ट ये नेगेटिव इफेक्ट है, उसके वो प्रिंसिपल नहीं है। ये क्या हो रहा है कि पकड़ लो हमारा जो मेन लोड है उसके साथ, पकड़ लो ये मेरा सप्लाई लाइन है, और सप्लाई लाइन जो जाएगा ना, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं। सप्लाई लाइन जो जाएगा वो यहाँ पे एक कॉइल बना दे रहा हूँ, और इसी कॉइल को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ही कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और ये लोड के साथ जाएगा सीरीज में। ये जाएगा लोड के साथ सीरीज में। ये मेरा न्यूट्रल, ये मेरा लाइन, और ये हो गया क्या, इसी को बोल देंगे हम कि सीरीज में लगाए हैं, तो इसको सीरीज कॉइल बोलो या फिर करंट कॉइल बोलो। सीरीज कॉइल या फिर आप बोल सकते हो इसको करंट कॉइल। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस कॉइल के अंदर से जो करंट पास होगा, पकड़ लो I1 करंट जो पास होगा, वो करंट क्या है, लोड करंट ही है आपका। लोड करंट और I1 एक ही होगा ना, सीरीज में अगर कॉइल है तो ये लोड करंट ही है। ये समझ में आया लोड करंट कैसे हो गया, ये वाला समझ में आया? क्योंकि हमारा जो ये कॉइल है, उसी कॉइल को हमने क्या किया, लोड के साथ सीरीज में लगा दिया। तो जो करंट यहाँ से बहेगी इस लोड के एक्सॉस में, वही तो I1 है। ठीक है, और एक कॉइल क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ और मैं इसमें ऑन कर दे रहा हूँ। अब ऑन कैसे करेंगे वो बाद में बताता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस कॉइल के अगेंस्ट में क्या आया, इसके अगेंस्ट में आया मेरा वोल्टेज, लोड के अक्रॉस लग गया, है ना। तो ये जो दूसरा वाला कॉइल जो मैंने बनाया, ये वाला कॉइल जो मैंने बनाया, इससे जो करंट बहेगी ये किसके प्रोपोर्शनल है, इधर से जो करंट बहेगा वो होगा मेरा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, है ना। तो इस कॉइल को हम बोलेंगे प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल। ठीक है सर, ये वोल्टेज के प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? यार, यहाँ पे देखो ना, ये लोड है ना अपना लोड, हाँ, ये रहा लोड। तो लोड के पैरेलल लगाए हो ये वाला कॉइल, हाँ, लोड के पैरेलल लगा है, मतलब लोड और इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड और इसका सीरीज का रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा हुआ है ये वाला दूसरा कॉइल नंबर 2, हाँ, ये कॉइल नंबर 1। हाँ, तो दूसरा कॉइल जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है। हाँ, जब पैरेलल लगा हुआ है तो फिर इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो तो सप्लाई वोल्टेज ही होगा। डायरेक्ट लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगा है ना ये कॉइल, तो इसके अक्रॉस में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज दिखेगा आपको, वो तो सप्लाई वोल्टेज ही दिखेगा। यहाँ पे जितना वोल्टेज है रे बाबा सप्लाई, वही वोल्टेज ना इस दो पॉइंट पे दिखेगा, हाँ, 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 है ना। सही है। हाँ, और पैरेलल में तो, और वही इतना ही वोल्टेज VS आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये भी तो VS ही दिखेगा। हाँ, तो ये दोनों पार्टी क्या हुआ, पैरेलल में खड़ा है कि नहीं खड़ा है। वोल्टेज जब सेम है, वोल्टेज सेम है, और करंट जब स्प्लिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया। हाँ, तो लोड के पैरेलल में है, इसका मतलब लोड में जितना वोल्टेज है, लोड साइड में जितना वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है, वही मेरा कॉइल 2 में आ रहा है। तो इससे जो करंट जाएगा वो तो V = IR। सो करंट जो है
वो क्या होगा, वोल्टेज के प्रोपोर्शनली ना है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये करंट भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा। जब तक ये वोल्टेज चेंज नहीं होगा, इसके अंदर से जो करंट पास कर रही होगी, I2 करंट पकड़ लेता हूँ, वो I2 करंट चेंज नहीं होगा। होगा क्या? नहीं नहीं होगा। होगा। लेकिन इसके अंदर से जो करंट पास हो रही है I1, ये I1 किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है अपने लोड पे। सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन लोड आपका वेरी कर रहा है। कभी आपने एक बल्ब जलाया, कभी आपने पूरा घर को रोशन कर दिया, तो आपका एनर्जी कंजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है, लोड पे डिपेंड कर रहा है ना। लोड करंट पे I1 डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब ये एनर्जी मीटर काम कैसे करता है? ये जो डिस्क है जो घूमता रहता है, ये एल्यूमिनियम डिस्क होता है। ये होता है एल्यूमिनियम का बना हुआ। अब यहाँ पे जो प्रेशर कोयल है, उसके थ्रू जब करंट बहेगी तो हमको पता है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्क के ऊपर साइड से अगर इफेक्ट कर रहा है, तो इससे इसके चलते क्या होगा, डिस्क के अंदर एक एडी करंट पैदा होगा। ठीक है? और जो नीचे वाला करंट है I1, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दोनों कॉइल से दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे ना। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है आपका डिस्क। तो एक एडी करंट ऊपर से इफेक्ट करेगा, दूसरा एडी करंट नीचे से इफेक्ट करेगा। अब उस एडी करंट के वजह से क्या होगा, ये डिस्क जो है ये घूमना शुरू करेगी। ठीक है? टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमको पता है करंट अगर फ्लो कर रहा है और करंट कंडक्टर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है, और उसी टॉर्क के वजह से ये डिस्क घूमना शुरू करेगी। ठीक है? अब ये डिस्क जब घूम रही है, तो हो सकता है कभी आपका लोड 0 हो जाए। तो जब लोड 0 हो जाएगा तो I1 0 हो जाएगा। I1 जब 0 हो जाएगा तो नीचे का जो एडी करंट है वो खत्म, लेकिन ये तो कांस्टेंट रहेगी। कॉइल 2 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा से ही है। ठीक है? वो रहेगा। तो कभी क्या हो रहा है कि आपका नीचे से एडी करंट आ रहा है, मतलब फ्लक्स आ रहा है, तो एडी करंट जनरेट हो रहा है उस एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर, तो वो फास्ट घूम रहा है, कभी वो बहुत स्लो घूम रहा है। अब पकड़ लो फास्ट घूम रहा है और आपने क्या किया, लोड करंट 0 हो गया। अब वो क्या है, ये फ्रिक्शनलेस डिस्क होना चाहिए। फ्रिक्शन रहेगा तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना फ्रिक्शनल लॉस आएगा यहाँ पे मीटर पे, है ना। तो फ्रिक्शनलेस अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो ये डिस्क तो घूमता ही रहेगा। आपने लोड काट दिया, लोड 0 हो गया, लोड करंट 0 हो गया, फिर भी ये डिस्क पूरा घूमता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए आप यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट लगाते हो अलग से, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट। इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मैग्नेट। तो ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट है ना, वो क्या करता है कि जैसे ही इसका लोड कम हो गया, तो ब्रेकिंग मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और वो डिस्क को रोक देता है। क्लियर? कुछ चलो, ये जब मेजरमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल्स में बढ़िया से पूरा डायग्राम और एनिमेशन दिखा के पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। तो अभी का जो बात था ना, इसीलिए देखो यहाँ पे कनेक्शन अगर आप यहाँ से न्यूट्रल को काट देते हो कि लोड से, जैसे प्रदीप ने अपना पैसा बचाने के लिए कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला इसको पकड़ के लेके जाएगा जेल में। इसने क्या किया, यहाँ पे अर्थिंग के साथ लगा के अपना लोड चला रहा है, तो मीटर पे रीडिंग आ रहा है 0, मीटर चल नहीं रहा है, लेकिन इसका लोड पूरा चल रहा है, क्योंकि ये प्रेशर कोयल तो कनेक्ट ही नहीं हुआ है ना। इसका सिर्फ क्या, कहाँ से जा रहा है, करंट कोयल से ही सारा करंट जा रहा है, लेकिन वोल्टेज का सर्किट ओपन ही बैठ गया। ठीक है? प्रेशर कोयल कनेक्ट ही नहीं किया इसने, तो ये एक चोरी हो जाएगा मीटर से, है ना। भाई चोरी मत करो इलेक्ट्रिसिटी। नहीं सर, हमेशा मुझे लोग बोलते थे, मैं कहीं ऐसे जाता था तो लोग बोलते थे तुम एक इंजीनियर है, कुछ ऐसा करना कि
हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम भी करें और बिल भी ना आए। मैं सोचता था मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं करूँ क्या। उसके बाद जब आपने लगाया तो मैंने उसमें से कुछ दिमाग लगाया कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्या। नहीं, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, और भी आसान तरीका मैं बताऊं चोरी का। आसान तरीका बताता हूँ, लेकिन चोरी करना नहीं। हाँ, पकड़े जाओगे तो बड़ा गड़बड़ है, और करना भी नहीं है। भाई जब ये चोरी कैसे करते हैं पता है मीटर में? एक आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। पकड़ लीजिए मेरा मीटर है, मीटर में अगर आप जो घर का मीटर है ना उसमें देखोगे सिंगल फेज मीटर में 4 पॉइंट दिए हुए हैं। एक होगा लाइन, एक होगा न्यूट्रल, एक होगा न्यूट्रल, एक होगा लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इनकमिंग है फेज और न्यूट्रल आपने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से आउटगोइंग न्यूट्रल और फेज कनेक्ट कर दिया। अब इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है? इसके साथ आप क्या कनेक्ट करोगे? आप यहाँ पे आप डेफिनेटली एक आइसोलेटर लगाओगे। ठीक है, तो फेज न्यूट्रल का आइसोलेटर लग जाएगा, और आइसोलेटर के बाद आपका जो लोड है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने यहाँ पे पकड़ लो, ये फेज और न्यूट्रल, ये कहाँ पे लाइन है, लाइन है, लाइन है, हाँ ठीक है। तो फेज और न्यूट्रल आपने आइसोलेटर के बाद लगा दिया। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो? आप एक बॉक्स ले लो इसका, वो सिर्फ 3 पिन वाला बॉक्स ले लो, प्लग और एक स्विच। ठीक है, एक प्लग और स्विच ले लिए, और इस प्लग और स्विच में क्या कर दिए आप, डायरेक्टली यहाँ से मीटर के इनकमिंग से इस पॉइंट से आप इसका कनेक्शन कर दो स्विच का। ठीक है, प्लग से आप इसका कनेक्शन कर दो प्लग पॉइंट लगा के। अब क्या होगा कि और उस प्लग पॉइंट का जो कनेक्शन है, इसका इंटरनल कनेक्शन आप इस एमसीबी के साथ कर दो, मतलब आइसोलेटर के साथ कर दो। ठीक है, तो जब आपको मीटर में रीडिंग नहीं चाहिए, आप क्या करोगे? इस आइसोलेटर को क्लोज रखो। इसको क्लोज मतलब ओपन रखो, आइसोलेटर को ऑफ कर दिए। ठीक है, आइसोलेटर ऑन नहीं है तो फिर करंट जो है वो इधर से जाएगा नहीं, ये तो ओपन सर्किट हो गया, आइसोलेटर बंद है। अब लाइन जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, इस सॉकेट पे आएगा, और सॉकेट से डायरेक्टली आइसोलेटर के नेक्स्ट लोड साइड में आ जाएगा। ये हो गया मेरा लोड साइड। ठीक है, तो जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे आइसोलेटर को ऑफ करके, तो ये डायरेक्टली क्या होगा? आइसोलेटर के इस साइड में करंट आ गया। अब आप डायरेक्ट ले रहे हो लाइन घर पे, तो आपका लाइट जलता रहेगा, मीटर में कुछ रीडिंग भी नहीं आएगा। फिर क्या करना है कि स्विच को इसको ऑफ कर दो और आप आइसोलेटर को ऑन कर दो, तो आपका मीटर रीडिंग चालू हो जाएगा, तो मीटर आएगा। समझ में आया प्रदीप? हाँ सर। और अगर पकड़ लिया ना कि यहाँ पे लगा हुआ है कि डबल लाइन, तो हमको प्रदीप का फोटो दिखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, फ्रंट पेज पे। मैं बोल दूंगा हमारे सर ने हमें बताया था कि ऐसा करना है। नहीं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर आप किसी एपीडीसीएल में या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर आप नौकरी करते हो, तो आप जाके पकड़ सकते हो कि लोग चोरी कैसे करते हैं। ओह नाइस। एथिकल हैकिंग है भाई, आजकल हैकिंग सिखाता है ना, एथिकल हैकिंग है ना। सो दिस इज एथिकल हैकिंग। एनीवेज, सो आज हमारा पावर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि पावर क्या है, एनर्जी क्या है, वाट क्या है, वाट आवर क्या है, किलोवाट क्या है, किलोवाट आवर क्या है, यूनिट का कंजप्शन कैसे हम निकालेंगे। अगर आपको यूनिट से पैसा का कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो कि पर यूनिट इतना पैसा है, तो पहले यूनिट में कन्वर्ट कर लो। और यूनिट क्या है भाई? 1 किलोवाट आवर को ही एक यूनिट बोला जाता है ना। किसी का कोई सवाल है तो बोलो। अब वाट मीटर और वाट आवर मीटर जो है दोनों सेम एक ही जैसा ही काम करता है। ठीक है, सिर्फ क्या होता है कि वाट आवर मीटर में ये जो स्पिंडल लगा दिए ना, डिस्क लगा दिए, इस डिस्क के साथ क्या होगा, हम कुछ गियर असेंबली के साथ इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो जो आपका मीटर है, मीटर का जो रीडिंग आप देखते हो वो घूमता रहेगा। मतलब पकड़ लो कि अगर आपका डिस्क 1 राउंड घुमा या फिर 10 राउंड घुमा, तो 1 यूनिट का अगर इस तरीके से कैलकुलेशन होता है
कि अगर 10 राउंड घूमेगा तो जाके 1 यूनिट कंजम्पशन के बराबर होगा, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उतना ही। तो उसके हिसाब से वो जो यहाँ पे जो आपने गियर बना के लगाया है, और पकड़ लो यहाँ पे 1029 का रोल लगाया है, यहाँ पे 0 to 9 का है, तो वो एक घूमेगा, एक बार घूमेगा। 10 चक्कर अगर मारेगा आपका डिस्क तो 1 चक्कर घूम रहा है, या फिर 1 चक्कर मार रहा है मुझे पता नहीं, तो 1 बार घूम रहा है। इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो कॉइल लगाते हैं हम लोग, जो प्रेशर कॉइल है वोल्टेज के लिए, वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल, तो उसके लिए जो तार आप यूज करोगे वो एकदम पतला तार यूज करोगे, और वो बहुत ज्यादा वोल्ट रहेगा इसमें। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मेरे को चाहिए हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए वोल्टेज कॉइल में, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये तो यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो आप, तो वोल्टेज कॉइल अगर आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हो, तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो सारा करंट तो इसी के थ्रू चला जाएगा, है ना। तो वोल्टेज कॉइल में हमको क्या करना है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस रखना है ताकि करंट कम रहे, वोल्टेज पूरा मिले, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ना हो ज्यादा, है ना। सर और ये जो I1 करंट है, जब सपोज 0 हो गया, जब मतलब लोड हम लोग ने ऑफ कर दिया तो I1 करंट सपोज 0 हो गया, तो ऊपर का जो I2 करंट की वजह से जो वो तो कॉइल तो घूमते रहेगा, मतलब वो ईडी करंट की वजह से वो तो घूमते रहेगा, तब मतलब तो ये तो घूम रहा है तो मीटर रीडिंग में तो इफेक्ट होगा ही ना, पर मेरा तो लोड ऑफ है। ये जब आपका I1 I2 का डिफ्लेक्शन आएगा तब जाके ये घूमता है, और I2 के वजह से जो घूमेगा उसी के लिए आपका यहाँ पे लगाया हुआ है आपका ब्रेकिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो ब्रेकिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा लगाया है, जैसे आपका I1 0 होगा तो ब्रेकिंग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करना चाहिए, और वो डिस्को इसके I2 के अगेंस्ट पे एक्ट करेगा, तो फिर ये डिस्को रोक देगा। लेकिन क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है उसको इतना कम किया जाता है कि पर ये उसके ब्रेकिंग बाद भी, मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगा ना। हाँ तो अगर जब I1 करंट जब फ्लो भी होगा फिर, और तब भी तो ये ब्रेकिंग मैग्नेट तो अपना काम करेगा ना, क्या वो क्या होगा मतलब नहीं, समझ में नहीं ब्रेकिंग मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो तो उतना काम कर ही रहा है, ठीक है। वो आया। अपोजिट डायरेक्शन में I2 के फ्लक्स के ऑपोजिट में ही इसका इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको लगाया है। अब क्या है कि जब I1 आता है और I1 और I2 के वजह से वो घूमना शुरू करता है, ठीक है, उतना फ्लक्स के वजह से घूमता है। अब घूम रहा है और इनर्शिया के वजह से वो घूमता ही रहेगा, और जब ब्रेकिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो रुकेगा। लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे कि ये जो डिस्क है, जब लोड 0 है तब भी ये डिस्क एकदम धीरे होने से भी वो घूमता रहता है, ठीक है। वो जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं क्रीपिंग इफेक्ट। क्रीपिंग जो बोलते हैं कि बिना लोड का भी जब आपका ये प्लेट घूम रहा है तो वो होता है आपका क्रीपिंग इफेक्ट। अब क्रीपिंग इफेक्ट को अगर कम करना है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाते हैं, फ्रिक्शन को पूरा कम कर दो तो क्रीपिंग इफेक्ट आता है। इसी को मिनिमाइज करने के लिए आपका ब्रेकिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जा रहा है। समझ में आया? अब इनका जो एडजस्टमेंट है उसी तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इसको हम लोग मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट जब पढ़े, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एक चैप्टर है ना अपना, जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्रीपिंग इफेक्ट क्या होता है और किस तरीके पर से। आज एनर्जी और पावर के बीच में काफी सारी चीजें पता चली। अभी आज तक मेरे लिए एनर्जी पावर था एनर्जी अपॉन टाइम विच वाज जूल पर सेकेंड, दैट्स ऑल। पर अभी मुझे कुछ ज्यादा पता चला। गुड गुड गुड। समझने की कोशिश करना कि ये होता क्या है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हो क्या रहा है। चलो टाइम क्या हो गया, 8 बजे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। सर आज का क्लास सिर्फ मीटर पे था क्या सर? हाँ, मीटर पे ही क्लास था क्या सर? आज का क्लास तो मीटर पे था नहीं, लेकिन मीटर पे छेड़े तो फिर अल्टीमेटली हम लोग कॉन्सेप्ट को ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो पावर और एनर्जी के बीच में ही चला नहीं गया नहीं, है ना। वैसे आज का क्लास था किस पे? आज का क्लास था यही सारी चीजों के ऊपर, पावर के ऊपर, वोल्टेज और इसके ऊपर। एक मिनट। ओके, सो एक काम करते हैं, सर इसमें थोड़ा से इंस्ट्रूमेंट का भी थोड़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। ये इंस्ट्रूमेंट का फ्लो, लेवल, प्रेशर, ये सारे भी चीजें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आएगी ना। हाँ ये इसमें इस सेशन में तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जो है उसको हम अलग से जॉब जिम कर रहे हैं तो वहां पे करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरे को नहीं सर, मैं जैसे इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बहुत जैसे क्लीनिंग प्रेशर हाँ फ्लो तो कॉन्सेप्ट तो वैसे का ही उसमें बात बेसिक सबको नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। बेसिक उसका भी अगर थोड़ा बहुत ऐसा कर देंगे थोड़ा से, तो बाद में फिर हम लोग जब क्लास करेंगे तो फिर अच्छा से नहीं तो नहीं, मतलब हम लोग जो उसमें जॉब जैसे में 4 करेंगे। होता है ना सर, ये लेवल सर फ्लो एक क्वेश्चन ये है वो, सर। उसका थोड़ा से कॉन्सेप्ट बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एनर्जी रूल एक काम हेलो करते हैं, सर, थोड़ा एक सा हम लोग क्वेश्चन। आज थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क एनालिसिस देखते हैं। मेरे को मैं एक ये दे रहा हूँ, नेटवर्क एनालिसिस एनर्जी रूल लेने वाले सर, एनर्जी रूल। एनर्जी रूल। हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे क्या, आपका एक क्वेश्चन है क्या? मेरे को कोई पूछेगा कि पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर में किससे ऑपरेट करता है, मतलब दी पावर फैक्टर व्हिच ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेट, तो इसका कुछ आंसर क्या होगा? मतलब लीड होगा ना, लैगिंग होगा ना, पावर कोई लोड का ऊपर डिपेंड करता है पावर फैक्टर, ये होगा। मैं कल एक फ्रेंड ने पूछा था तो मेरे को क्वेश्चन आया अभी दिमाग में। मतलब ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर, हाँ बोला दी पावर फैक्टर ऑफ व्हिच ट्रांसफार्मर ऑपरेट। यार ट्रांसफॉर्मर में पावर फैक्टर कहाँ रहता है? हाँ ट्रांसफॉर्मर का कोई पावर फैक्टर यूनिटी ही नहीं रहते ना होता है। सर। हाँ, लोड होता है, डिपेंड ऑफ लोड होगा नहीं। पावर फैक्टर डिपेंड्स ऑन लोड, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर बोलोगे तो फिर ट्रांसफॉर्मर का कोई पावर फैक्टर ही नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, सो पावर फैक्टर का होता है कि लोड के ऊपर। अब पावर इन फैक्टर इन मतलब जो कंज्यूम कर रहा है वो उसके ऊपर होता है सर, वो तो जस्ट ट्रांसफार्मर ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को, एग्जैक्टली तो ट्रांसफॉर्मर का कोई पावर पावर फैक्टर नहीं है। फैक्टर तो होता ही नहीं। नहीं, ट्रांसफॉर्मर का कोई पावर फैक्टर नहीं है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज और करंट, देखो पावर फैक्टर कब आता है? जब वोल्टेज और करंट में कोई एक फेज डिफरेंस है ना। फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि वोल्टेज चलने लगा और उसके बाद आपका करंट चल रहा है, तो साइन एंगल सर। या फिर उससे आगे चल रहा है, उसके ऊपर होता है। अब ये चीज हमने पहले ही क्लास में ये क्लियर किया था कि जब आपका रेजिस्टेंस होता है, एक आपका इंडक्टेंस होता है और एक आपका कैपेसिटेंस होता है। रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि वोल्टेज आगे आगे जा रहा है और उसी के साथ साथ आपका करंट चलता रहा है, कि दोनों हाथों में हाथ लेके बिंदास जा रहे हैं। इंडक्टर में क्या हो रहा है कि वोल्टेज के साथ जाना तो चाहता था इसको, वोल्टेज के पीछे पीछे उसी के साथ, लेकिन क्या हुआ कि आ गया उसका भाई, तो इसने अपना मुंह घुमा लिया और बोला कि यार मैं एक काम करता हूँ, इस पतली गली से निकल जाता हूँ। तो वो 90 डिग्री टर्न हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें आ गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आ गया कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसके वजह से आ गया इंड्यूस्ड करंट। अब वो इंड्यूस्ड करंट के वजह से वो चलने लगा 90 डिग्री लेगिंग पे, कि जाना था भाई वोल्टेज के साथ, है ना, कि फोर्स जिधर से लगेगा उसी डायरेक्शन में अगर आपका वर्क डन है तो मैक्सिमम वर्क डन। तो इस केस में, इंडक्टर के केस में,
क्या हो रहा है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो जो मेरा मेन करंट है वो मेन करंट क्या हो रहा है, 90 डिग्री मुंडी घुमा के उधर से पतली गली से निकल गया, तो वर्क डन क्या हुआ, 0, है ना। और कैपेसिटर भाई साहब तो और एडवांस कि वो आगे आगे चल रहे हैं, कि वोल्टेज यहाँ पे रह गया लेकिन करंट जो है वो भाग गया आगे, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री लीड। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमारी मजबूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हमारी मजबूरी है। आपको अगर वर्क डन कराना है तो आप स्ट्रेट कंडक्टर से थोड़ा ही ना वर्क डन कराओगे, आपको वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स चाहिए ही चाहिए, तो आपको कोयल बनाना ही पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, सोलेनॉइड बनाना पड़ेगा आपको। और जैसे सोलेनॉइड बनाओगे तो उसमें आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को ऐड करते हैं। जब आप कैपेसिटर को ऐड कर दोगे आपके सर्किट पे तो आप आरएलसी सर्किट बना दोगे, है ना। अब वो सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, वो सब सारी बातें हम देखेंगे। तो आपको दिखेगा कि ये तो करंट जो वोल्टेज जो है उसके 90 डिग्री एडवांस जा रहा है करंट, कैपेसिटर करंट, और 90 डिग्री लेग जा रहा है आपका इंडक्टिव करंट। अब दोनों कैपेसिटर का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि इंडक्टर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जाएगा किधर भाई, मेरा जो रिजल्टेंट करंट है, एक्चुअल करंट, वो एक एंगल से जाएगा। अगर इंडक्टिव लोड ज्यादा है कैपेसिटर से ज्यादा तो ये हम बोलेंगे लेगिंग पावर फैक्टर। अगर आपका कैपेसिटर का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो हम इसको बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, है ना। Okay. ये जो फाई है वो वोल्टेज से आगे चल रहा है, तो लीड कर रहा है, करंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज। सो वोल्टेज अगर से लीड कर रहा है तो इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलेंगे, और लेगिंग में चल रहा है तो लेगिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज के साथ करंट का कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, करंट का अगर ये मेरा आई है तो आई cos फाई ही जा रहा है। वोल्टेज के फेज में कौन सा करंट जा रहा है, आई cos फाई जा रहा है ना। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बंदा ऊपर से इस ब्लॉक को लेके, मैंने बताया था आप लोगों को, इस ब्लॉक को आपको ठेल के यहाँ पे लेके जाना है। अब जो बंदा ऊपर से इसको ठेल रहा है वो थोड़े ना ब्लॉक जाएगा कभी, तो वो तो पूरा का पूरा वेस्ट है। तो ये जो 90 डिग्री कंपोनेंट जो है वो कितना है, आई साइन फाई है, आई साइन फाई है ना। तो आई cos फाई तो वोल्टेज के साथ जा रहा है, तो फिर काम कौन करेगा, काम में आएगा मेरा वी आई cos फाई, क्योंकि वोल्टेज के साथ जाएगा तभी तो काम बनेगा, उधर जाएगा तो कहां से काम बनेगा, है ना। क्लियर। तो ये जो आई साइन फाई चला गया वो तो वेस्ट हो गया, ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर। तो वी आई साइन फाई जो है वो हो गया आपका रिएक्टिव पावर, भार, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और वी आई cos फाई जो है वो तो जा रहा है वोल्टेज के साथ, तो काम बनेगा यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा वाट, ठीक है। तो पावर फैक्टर किसको बोल रहे हो, ये cos फाई को बोल रहे हो आप पावर फैक्टर, वी आई cos फाई, इस cos फाई को आप बोल रहे हो पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर बिटवीन में जो एंगल होता है उसको मतलब उसका मतलब वही होता है सर, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल है, ठीक है, फेज एंगल है, कितना डिग्री अपार्ट चल रहा है उसके ऊपर। अब पकड़ लो कि पावर फैक्टर का रेंज क्या होता है, बताओ पावर फैक्टर का रेंज क्या होगा। 100%. 0.8 something. One नहीं, power range factor 1 2 0 0 to 1. 0 to 1 Efficiency होएगा 0 to 100. 0 to 100। बाबू अभी नहीं प्लीज, थोड़ा देर बाद, Not नहीं 100, अभी 1. अभी नहीं प्लीज। 0 to 10 ऐसे रहता है। 1 0 to 1. 0 to 1 sir, 0 to 1. चलो मारामारी करो यार, एक बार मारामारी कर लो। 0 to 1. यार cos फाई है ना, पावर फैक्टर क्या है, cos फाई है, तो cos 0 कितना, cos 0 1, 1 और cos 90 कितना, 0. 0। उसके बाहर जाएगा cos, नहीं जाएगा,
आप घुमा लो पूरा 360 डिग्री तो आपको 0 to 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो cos फाई का वैल्यू है, तो पावर फैक्टर का जो रेंज है वो है 0 to 1। रेंज ऑफ पावर फैक्टर इज 0 to 1। अब अगर मैं बोलता हूं कि भाई एक मशीन है और इसका पावर फैक्टर है 0.85, तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है? 0.85 एफिशिएंसी है उसका। 85% एफिशिएंट है, नंबर 1 पॉइंट। हाँ 85% एफिशिएंट है, मतलब जितना भी एफिशिएंसी होगा उसका 85% ही काम में आ रहा है ना। हाँ और क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे? क्या साइन है? प्लस साइन है। अगर मैं बोल दूं कि -0.85 है तो क्या समझ में आ रहा है यार? आप बोल रहे हो कि 0 to 1 ही होता है इसका रेंज, और यहाँ पे बोल रहे हो -0.85, तो कैसे होगा? पॉसिबल है? नो सर। पॉसिबल है क्या? आप बताएगा। लीडिंग लैगिंग के लिए, लीडिंग लैगिंग। हाँ, ये भी 85% ही एफिशिएंसी बोल रहा है, लेकिन जहाँ पे मीटर दिखा रहा है आपका -0.85 तो किसी मशीन का लिखा नहीं रहेगा, वो आपका मीटर में शो करेगा। पावर फैक्टर मीटर पे कभी कभी निगेटिव शो करेगा, है ना। तो पॉजिटिव मतलब क्या है? लीडिंग। पॉजिटिव मतलब लीडिंग। हाँ पॉजिटिव मतलब जो आता है सर लेडी होता है वो नेगेटिव मतलब लैगिंग। लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, है ना। तो प्लस माइनस आपका क्या कहते हैं इसको, पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर आपका पॉजिटिव साइन से होता है लीडिंग, और नेगेटिव साइन से होता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर अगर है, इसका मतलब लोड आपका किस टाइप का है? इंडक्टिव टाइप लोड। इंडक्टिव। और लीडिंग अगर पावर फैक्टर है कैपेसिटिव होगा सर। तो कैपेसिटी। और मोस्टली लोड इंडक्टिव टाइप ही होता है, क्योंकि सॉरी कैपेसिटिव टाइप होगा, क्योंकि मतलब वो एसी करंट को अलाउ करता है जाने के लिए मोस्टली। नहीं, कहाँ से कॉन्सेप्ट बना के बैठा है। मोस्टली लोड आपका इंडक्टिव है, रियल टाइम लोड इंडक्टिव है, क्योंकि लोड क्या है? आप मोटर पकड़ लो, आपको कहीं पे भी लोड लगाना है तो फिर आप क्या कर रहे हो? एक कॉइल बना रहे हो। ठीक है, आपका जो भी लोड है वो सारा क्या है? कॉइल पे ही डिपेंडेंट है ना। तो मेजर लोड आता है आपका मोटर का, ले लो आपका वाइंडिंग मशीन ले लो, आप कहीं पे भी हीटर लगा रहे हो, ये बना रहे हो, तो हर जगह पे क्या है? आप कॉइल को, एक वायर को पेच मार रहे हो, और जहां पे आपने पेच मार दिया वो इंडक्टिव हो गया, इंडक्टिव लोड आ रहा है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से एडी क्या कहते हैं, एडी करंट बोल रहा हूँ, इसके वजह से क्या आ रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। एडी करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिफरेंस पता है ना? हाँ सर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो उसके वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। तो जो रियल टाइम लोड है, रियल टाइम जितना सारा लोड है अपना, वो सारा इंडक्टिव है, इंडक्टिव लोड है, और हम क्या कर रहे हैं? कैपेसिटेंस ऐड कर रहे हैं उसमें, पावर फैक्टर बढ़ाने के पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब देखो हीट, आप मेरे को बताओ तो जो लाइटिंग लोड है, लाइटिंग लोड, इसका पावर फैक्टर क्या रहता है? यूनिटी पावर फैक्टर। सो 0.95 से लेके 1 तक का पावर फैक्टर है। मोटर्स, नॉर्मल सिंगल फेज मोटर्स का मोटर का रहता है सर वही 0.85 समथिंग। सिंगल फेज का कम रहता है, अप्रोक्सीमेटली आपका सिंगल फेज का 0.45 ठीक है। 3 फेज मोटर का आपका जो रहता है, इंडक्शन मोटर का 3 फेज मोटर जो है, 3 फेज मोटर्स का आपका 0.5 से लेकर 0.9 तक पावर फैक्टर मिल जाएगा। और वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन का तो वही 4 तक होगा सर, 0.4 0.2 से 0.3। हाँ 3 तक। तो पकड़ लो
पकड़ लो, मैंने अपने घर पे लाइट लगा के रखा है और मैंने कंजम्पशन किया, पकड़ लो 10 किलोवाट आवर, 10 यूनिट, ठीक है। और प्रदीप चला रहा है अपने वेल्डिंग मशीन और उसने भी क्या लिया, 10 किलोवाट आवर, ठीक है। दोनों ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 10 किलोवाट आवर, 20 किलो। ठीक है। मैंने भी 10 किलोवाट आवर, प्रदीप ने भी 10 किलोवाट आवर, लेकिन उसने चलाया वेल्डिंग मशीन और मैंने चलाया लाइट। तो एग्जैक्टली पावर कहां पे ज्यादा लगा, ज्यादा लगेगा सर, वेल्डिंग में लगेगा सर ज्यादा, हाँ, क्योंकि उसमें लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, लॉस ज्यादा हो रहा है। लॉस ज्यादा हो गया है, 30% ही तो कन्वर्शन में आया है ना। सो वेल्डिंग मशीन में खपत ज्यादा हो गई। चलो भाई, सर बनाएगा। इसमें क्वेश्चन आता है हमेशा, हाँ ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों किया जाता हाँ रेटिंग केवीए ही ये होता है बहुत इसका। ज्यादा सर नॉइज आ रहा है, नॉइज बहुत ज्यादा है। हाँ, किसी सबका माइक ऑन है ना इसलिए। हाँ चलो, चलो भाई ठीक है। तो एक काम करते हैं, मोटा मोटी हमारा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल का बातें था, एक एक लाइन पे हम पहुंच चुके हैं, पावर, एनर्जी, करंट, वोल्टेज, फलाना ढेकाना लेके समझने की कगार पे आ गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा मेरे को और ये चाहिए कि आप लोगों का एक काम करता हूँ, नेटवर्क का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि कौन कितना लेवल पे है, वो समझ जाऊंगा मैं। पकड़ लो, सर्किट एनालिसिस आता है ना सबको? Yes. बताओ तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? Question 3 balance. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एकदम पटक से कौन बता पाएगा? स्टार है सर बीच में, दोनों तरफ स्टार स्टार डेल्टा है। स्टार है, डेल्टा है, और क्या क्या है? एक स्टार, दो स्टार और दो डेल्टा है सर। बोलते होगा सर, बोल 40 सर 40 ये तो बैलेंस पेज है ना। 40 होगा। पिंकू कुमार बोल रहे हैं एडी करंट और हिस्टेरिसिस 60। हाँ, पार्थो इज राइट। यार यहाँ पे देखो ना, ये 20 है और यहाँ पे ये जो बीच वाला जो इतना मोटा सा सर्किट बना के रखा हुआ है, ये क्या है? ये एक आपको वेस्टर्न ब्रिज दिख रहा है और वो भी बैलेंस दिख रहा है, P by Q इक्वल टू R by S, है ना। तो इधर से करंट पास करेगा? नहीं करेगा। बीच वाला जो है यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो ये दोनों क्या बन गया? 40-40 का सीरीज बन गया। ये 40, इसे यहाँ पे 40 और नीचे 40, और 40-40 का जब सीरीज बन गया तो क्या हो गया? ये तीन तो रेजिस्टेंस लग गया ना, 20-20-20। चलो समझ गया मैं, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ।
17 17 ओम। 17 4 पैरेलल 4 मतलब 2 है ना। 4 पैरेलल 4 मतलब आधा हो गया। बढ़िया। अब दूसरा वाला इसका बताओ। 12 हो गया सर। 11 11.5 यहाँ पे क्या है 4 पैरेलल 2 है ना। 4 + 6 + 4 पैरेलल 2। यस सो r पैरेलल r/2 एक ये वाला चीज याद रख लो। r पैरेलल r/2 = r/3 होता है। करके देख लेना, बहुत जगह पे काम में आएगा। r पैरेलल r/2 जहाँ पे होगा वो r/3 लग जाएगा। तो 4 पैरेलल 4/2 मतलब 4/3 और 4/3 हो जाएगा। तब तो 1 पॉइंट कितना 3 समथिंग, तो 11.3 समथिंग। हाँ ये 10। चलो ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स का बात है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, सब लोग करना ठीक है। ये सिस्टमेटिक ऑर्डर पे दे रहा हूँ, जिस जिसको नेटवर्क में दिक्कत आ रही है वहां से यहाँ से क्लियर हो जाएगा फिर। इसका बताओ। 22.5 एग्जैक्टली। 10 पैरेलल कितना हो गया 5 और 5 पैरेलल 5 मतलब 2.5। सो 10 + 10 20 20 + 2.5 22.5। समझ रहा है सब लोग? किसी को दिक्कत है तो बताना, एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज ये सब सिंपल चीजें, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। मोटा मोटा करना तो बाकी है, मोटा मोटा करना तो बाकी है। यहाँ पे लगाते हैं 10 मोटा देख तो इसको कनेक्ट कर देते हैं 10। यहाँ पे लगाते हैं 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम और यहाँ से यहाँ तक 10 10 10। ए और बी में बताओ। ये होगा सर 5 35 ना नहीं 10 + 15 पैरेलल 20 + 10 0। क्योंकि बीच में से निकल सकता है। अरे कोई बीच में नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक लगा दिया ना। हाँ, और करंट हमेशा इजीएस्ट पाथ चुनता है। हाँ इजीएस्ट पाथ क्या है, यहाँ पे अगर शॉर्ट लिंक है तो फिर इस आर्म का रेजिस्टेंस कितना है 0। अब एनीथिंग पैरेलल टू 0 लगाओगे तो फिर क्या कितना आएगा 0 ही आएगा, है ना। R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, R1 into R2। तो R2 तो 0 है, R1 + R2 0 है, तो कितना आएगा 0 आएगा। तो शॉर्ट लिंक लगाने से ऐसे भी बोलो तो करंट इधर से ही जाएगा, करंट इधर से जाएगा नहीं तो ये ओपन सर्किट। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, पूरा का पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस 0, क्योंकि शॉर्ट लिंक लगा दिया हमने, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर?
सर जब शॉर्ट सर्किट बोलते थे ना, हमेशा मेरे दिमाग में ब्लास्ट ही आता था। कभी मैंने ये सोचा नहीं शॉर्ट सर्किट में मतलब कि करंट का एक दूसरा पाथ। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट कर दोगे फेज और न्यूट्रल को, तब तो ब्लास्ट ही होगा। अब क्या होगा? सर इस पे स्टार डेल्टा भी किया जाता है वैसे? सर एक बात सर, एक क्वेश्चन था, मतलब नॉट क्वेश्चन बट जस्ट कि मैं जो समझाऊं सही समझाऊं कि नहीं। सर हम लोग क्या बोलते हैं, करंट या मतलब पावर प्लांट में जो प्रोड्यूस करते हैं वो होता है वोल्टेज, पर फिर भी हम पावर प्लांट की कैपेसिटी उसके पावर से बताते हैं। और मतलब उसका अभी मतलब वहां पे एट द एंड हम प्रोड्यूस क्या करते हैं, करंट ईएमएफ ही प्रोड्यूस करते हैं सर। हाँ, वो ईएमएफ होता है क्या, वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं वोल्टेज, पर फिर भी हम उसकी पावर की कैपेसिटी बताते, कभी ये नहीं बताते कि वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। हम वोल्टेज कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम लोग पावर ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। वोल्टेज इनटू करंट। हाँ आप वोल्टेज लेवल को, आप वोल्टेज आप 6.6 केवी बोल दो, 11 केवी में बनाओ, 33 केवी में बनाओ, उससे क्या मतलब है? आपका जो लोड खींचेगा वो तो पावर ही खींचेगा ना। आप वोल्टेज कम दोगे, करंट ज्यादा लेगा। करंट ये करोगे तो अल्टीमेटली पावर ही लेगा, खींचेगा। इसीलिए आप पावर से डिनोट करते हो। पावर प्लांट का जितना सारा स्पेसिफिकेशन है, क्या बोलता है? ये 750 मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का है ना? सो पावर के रेटिंग के हिसाब से जनरेटर का रेटिंग होता है। हाँ, उसके वोल्टेज से नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है। वोल्टेज से भी। अच्छा चलो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ना सिक्वेंशियली इसका शुरू करेंगे, अलग अलग कर देंगे इसको जॉब ड्रीम वालों को। हाँ, और कोचिंग का शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, आपका नेटवर्क एनालिसिस से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक सर है। एक्चुअली बोल रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस वो मेरा जीरो है। मतलब मेरे को थोड़ा नॉलेज, बहुत कम नॉलेज है। मैं मतलब खुल के बता रहा हूँ सर, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए सर। कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाए। अच्छा ये सब जानते हो, ये बता सकता है कोई? मैं एक प्रॉब्लम देता अच्छा सर, सुबह में जो क्लास लेते हैं सर, कौन सा दिन लेते हैं सर? हूँ। उसका अलग से शेड्यूल बना हुआ है बॉयलर का। कौन सा दिन है सर? वो शेड्यूल देखना पड़ेगा। चलो मैं ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, दे दीजिएगा। शेड्यूल ग्रुप में दे रहा हूँ, क्योंकि उसका मतलब ऐसा ऑल्टरनेट डे नहीं है, उसका थोड़ा अग्रम बग्रम बनाना पड़ा। सर डाल दीजिएगा सर ग्रुप पे। चलो ठीक है, मैं डाल देता हूँ। और एक चीज बता दो, वैसे भी आप लोग देख सकते हो उसको यूट्यूब में। हाँ, मैं यूट्यूब में यूट्यूब डालूंगा। में तो देखते हैं, तो ऐसे लाइव में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहे। हाँ दिन लगता है सर। ठीक। हाँ, ये वाला अगर कर्व आ रहा है तो ये जो कर्व है, कोई बताएगा मेरे को इसका करेक्टरिस्टिक कर्व का? इस कर्व को देख के आप क्या क्या पता कर सकते हो? ये एक्टिव सर्किट है कि पैसिव सर्किट का कर्व है? यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल। एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। पैसिव है। हाँ, कैसे बताया? यूनिलैटरल है ना, बायलैटरल का होता रहता तो एक्टिव रहता, स्ट्रेट लाइन रहता तो। स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है? और ये आपका ये है यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है? क्या कर्व देख के बता सकते हो कि कौन सा यूनिलैटरल है, कौन सा बाइलैटरल है, कौन सा सोर्स है, कौन सा सिंक है ना? कौन सा एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है? सोर्स और सिंक। चलो इसका आइडिया दे देता हूँ। सिंपल सा आइडिया है कि आप क्वाड्रेंट को ले लो और पहला क्वाड्रेंट होगा सिंक, और इसके डायगोनल ऑपोजिट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा सिंक।
ये हो जाएगा आपका सोर्स, ये होगा सोर्स, ठीक है। अब ग्राफ अगर आपका सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये एक्टिव एलिमेंट है, सोर्स है। अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ग्राफ तो आपका क्या है, सिंक है और पैसिव एलिमेंट, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन है तब तो वो लिनियर है, और अगर आपका क्या कहते हैं इसको, दोनों साइड का, फिर से रिकॉर्डिंग चला गया था क्या बीच में से? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, you are muted. हाँ नहीं वो कट गया था, कट के फिर से ज्वाइन हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि हम सिर्फ क्वाड्रेंट को देख के और उसके ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा पैसिव एलिमेंट है, ग्राफ प्लॉट करोगे तो, ठीक है। और जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो कैसे पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सिंक है, थर्ड क्वाड्रेंट सिंक है, और सेकंड और फोर्थ क्या है, सोर्स, ठीक है। सर एक्टिव पैसिव बोला तो वही था सर, जो सोर्सिंग करता होगा वो एक्टिव होगा, जो सिंकिंग करता है वो पैसिव। तो इसीलिए तो सिंक कहाँ पे आ रहा है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब अगर आपका दोनों साइड के ग्राफ का अगर दोनों साइड अगर बराबर है तो फिर आपका क्या होगा, बाइलेटरल हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर यूनिलेटरल कहलाएगा। चलो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं नेटवर्क का। और मैं शुरू करता हूँ नेटवर्क एनालिसिस से, है ना। तो सर अब हमारा मतलब ये जो क्लास थी आज की, यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक वोल्टेज, करंट और ये सारी चीजें पता चल गई। अब जब हमारा शुरू होगा मतलब वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला जो जॉब जिम के अंदर प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। अब जो चालू होगा तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ ना कि नहीं हाँ हुआ? मतलब नहीं, ऑब्वियसली हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। अब बाकी बातें हम लोग करते करते प्रैक्टिकल चीजें सीखते सीखते हम कर सकते हैं, है ना। जब हम लोग क्या कहते हैं इसको, मोटर कंट्रोल सर्किट बनाएंगे, पीसीसी एमसीसी का कनेक्शन करेंगे, तो यही सारे कॉन्सेप्ट ही आएंगे वहां पे भी, है ना। ठीक है। पर सर अभी पता है मैं मतलब अभी भी मैं कभी कभी ये वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी इसके बीच में काफी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब सिर्फ डेफिनेशन वाइज या न्यूमेरिकल वाइज या फॉर्मूला वाइज पता है मुझे, पर ऐसे कभी कभी हो जाता हूँ। जैसे कि वोल्टेज है मतलब वोल्टेज मतलब जो सोर्स दिया हमने, करंट मतलब जो वो उस वोल्टेज की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, दैट्स करंट। पावर इज वोल्टेज इनटू करंट एंड एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। बस ये ऐसा कॉन्सेप्ट बना है मेरा ऐसा। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं सोचता हूँ क्या करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास नेटवर्क का करेंगे, ठीक है। नहीं तो कॉमन ही कराते हैं और कुछ देखते हैं, नेटवर्क एनालिसिस शुरू कर देते हैं। ओके हाँ ओके सर। चलो ओके सर, बाय बाय। बाय सर। सर लास्ट Bye, क्लास sir. का पीडीएफ नहीं मिला था। लास्ट क्लास का तो कुछ पीडीएफ में लिखा ही नहीं था ना। लास्ट क्लास तो डायरेक्ट पीपीटी में ही स्लाइड करा नहीं किया था। हाँ नहीं, पीपीटी में ही करा था। वीडियो तो मिल गया होगा, देख लेना वहाँ पर, है ना। ओके Sir, आज का हाँ आज का पीपीटी में शेयर कर दूँगा। ओके ओके सर, गुड नाइट। Okay, sir. Bye. Good night. गुड नाइट सर।